Audio Jungle. Audio Jungle. प्यार की कागज पे दिल की कलम से, प्यार की कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु प्रेमवत आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे हाथ में एक पुस्तक है, चांदपुर के चंदा। यदि आप प्रेम कहानियां पढ़ने के शौकीन हैं तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन पुस्तक लेके आया हूं, चांदपुर की चंदा। इसके लेखक के विषय में मैं चर्चा करूं तो इसके लेखक हैं अतुल कुमार राय जी। इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा की है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। संगीत शास्त्र की इन्होंने शिक्षा ली है। तो इस उपन्यास को पढ़ने के क्रम में आप देखेंगे कि जब एक संगीत शास्त्र का लड़का साहित्य लिखने को आता है तो संगीत और साहित्य का तड़का कैसे लगता है, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल, उसका उदाहरण आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। तो इस पुस्तक में क्या है, कैसे है, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे, इसका एक शॉर्ट रिव्यू रखेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले मैं पात्र परिचय के साथ इसकी शुरुआत करूंगा। उसके बाद इसमें कहानी क्या है, प्लॉट क्या है, उसके विषय में आपको बताऊंगा। और अंत में मैं ये बताऊंगा कि इस कहानी, इस उपन्यास के माध्यम से अतुल जी ने क्या बताने का कोशिश किया है, क्या समझाने का कोशिश किया है। तो सबसे पहले इसका पात्र परिचय पे आते हैं। पात्रों में यदि देखा जाए तो इसमें ज्यादा पात्र नहीं है, मतलब इतने पात्र नहीं है कि आपको समझने में समस्या हो। इसके नायक के विषय में यदि मैं चर्चा करूं तो इसका नायक है शशि उर्फ मंटू। इनकी माता की मृत्यु हो गई है बचपन में ही और ये अपने मौसा मौसी के साथ रहते हैं। मौसा का नाम है रमेशर और मौसी का नाम है रमावती। साथ ही एक बहन है, संभवतः मौसेरी बहन है, जिसका नाम गुड़िया है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण किरदार मंटू के जीवन में है वो है इसका अजीज मित्र राकेश, जो कि इसके हर शरारतों को पर्दा डालता है उस पर। इसके अलावा यदि मैं बात करूं नायिका की तो नायिका के रूप में है चंदा उर्फ पिंकी। चंदा के विषय में कहूं तो चंदा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। इसकी माता की भी मृत्यु हो चुकी है जब ये 4 वर्ष की अवस्था में थी। उसके पश्चात इसका जो एक सहारा थे इसके घर में इसकी माता जी, वो भी गिरने के कारण, छत से गिरने के कारण उनकी भी स्थिति दयनीय है। अब वो चल फिर नहीं सकती हैं। इसके अलावा जो चंदा है अपने चाचा चाची के साथ रहती है। चाचा का नाम है उमेश और चाची का नाम मैना देवी। इसके अलावा चंदा की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है पूनम। अब देखिए, इसके अलावा जो अन्य किरदार हैं जिसके इर्द गिर्द कहानियां घूमती हैं उनमें महत्वपूर्ण है मैनेजर साहब और उनके बेटे डब्लू नेता। इसके अलावा मनोहर मास्टर तथा एक कैरेक्टर आते हैं झंझा बाबा उर्फ जंग बहादुर सिंह। इसके साथ ही फजलू बैंड, चिंगारी कवि, फूकन जिसका कैसेट का दुकान है, उसके साथ ही सुखारी डॉक्टर और इसके अलावा भी अन्य कई किरदार हैं जिसके माध्यम से, जिनके संवादों के माध्यम से ये पूरा उपन्यास आगे बढ़ता है। अब पात्र परिचय के पश्चात हम इस उपन्यास का एक शॉर्ट समरी, इसमें कहा क्या गया है, कहानी कैसी है, उसको रखूंगा। तो आइए अब इसके कहानी पे आते हैं। तो कहानी है चांदपुर नामक गांव की। ये गांव सरयू नदी के किनारे बसा एक गांव है जो कि अभावों से ग्रस्त है, लेकिन फिर भी अपने आप में परिपूर्ण है क्योंकि इस गांव में सब कुछ है। सबसे पहले तो इस गांव में फुलेश्वरी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज है जो अपने आप में एक केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहाँ बच्चों को डिग्री बांटने का काम किया जाता है। दूर दराज के बच्चे, बंगाल आदि से
जो बच्चे हैं इंटरमीडिएट की परीक्षा देने इस गांव में आते हैं और चोरी के बल पे डिग्री लेके जाते हैं, इसलिए फेमस है ये स्कूल। इस उपन्यास का आरंभ ही हुआ है बोर्ड की परीक्षा से। बोर्ड की परीक्षा होने वाली है और कई बच्चे बाहर से आते हैं क्योंकि उन्हें इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होनी है। अब इस गांव में और कई बच्चे हैं और कई छात्र हैं जो इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं। उन्हीं में से एक है हमारा नायक मंटू। मंटू के विषय में यदि मैं बात करूं तो एक आवारा किस्म का लड़का है। यूं सीधे तौर पे कहें तो आवारा ही कह सकते हैं, या मस्तमौला कह लें, नादान कह लें, कुछ भी कह लें अपने शब्दों में, प्रेमी कह लें, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं अक्सर उन पे उनको ये सब उपाधियों से विभूषित किया ही जाता है। तो मंटू जो कैरेक्टर है वो इस छोटे से गांव में, इस अभावग्रस्त गांव में भी प्रेम की परिकल्पना करता है। वो चिट्ठियां लिखता है अपनी नायिका को, अपनी प्रेमिका को। इसके साथ ही उसके प्रेम का इजहार करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो सीडी कैसेट के जमाने का नायक है, तो 90s के गानों का भरमार लेखक ने इस उपन्यास में इसके माध्यम से किया है कि अपने प्रेम का इजहार करने के लिए अपने छत पे वो बड़े बड़े साउंड बॉक्स को लगाता है और उस पर तेज गाने बजाता है, जिससे उसकी नायिका गांव के किसी कोने में बैठी मसाला पीसती हुई, गोबर पाथती हुई, खाना बनाती हुई गाना को सुनती है और उसके प्रणय का जो तरीका है उसको स्वीकार करती है। अब आगे देखते हैं इस कहानी में। आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो बहुत दिनों से मंटू कॉलेज नहीं आया है, लेकिन चूंकि अब बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ गई है तो उसको बुलावा भेजा जाता है। राकेश मंटू को बुलाने जाता है और मंटू कॉलेज आता है। फिर क्लास चलती है, क्लास आगे बढ़ती है, सारे बच्चे आते हैं, जो मनोहर मास्टर हैं सबके अटेंडेंस लेते हैं। उसमें एक और नाम आता है जो हमारी नायिका है, चंदा। चंदा का नाम सुनते ही मंटू के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो अपने मन में कई ख्याली पुलाव पकाने लगता है। ऐसा नहीं है कि मंटू ने चंदा को अपना प्रेम, जो उसके मन में प्रेम है, उसको बताने का कोशिश नहीं किया है। उसने पत्र लिखे हैं 3 महीने पहले, लेकिन चंदा अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाई है। चंदा को डर है कि सामाजिक जो स्थिति है उस पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकते हैं, इसलिए वो पत्र को वैसे ही छुपा के रखी है, अभी तक खोली नहीं है। लेकिन क्या करे, चंदा का दिल भी एक लड़की का दिल है, उसका दिल भी मचलता है। वो पत्र को मात्र ऊपर के जो चंद शब्द लिखे हैं, मेरी प्यारी चंदा, मेरी प्यारी पिंकी, उन्हीं शब्दों को वो छूती है और फिर वापस पत्र को वैसे ही पन्ने के अंदर रख देती है। लेकिन समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक दिन उसका मन मचलता है और वो पत्र खोलती है, और पत्र में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो इस पत्र में हमारे नायक मंटू जी लिखते हैं कि मेरी प्यारी चंदा, मेरी प्यारी चंदा, तुमको याद है तुम पिछले साल पेड़ का सूट पहनकर शिव जी के मंदिर में दिया बारने आई थी? एक करेजा, जो दिया मंदिर में जलाई थी वो तो उसी दिन बुता गया, लेकिन जो दिया मेरे दिल में जर गया है ना, वो आज तक भुभुका रहा है। आज हम रोज तुम्हारे प्रेम के मंदिर में दिया जलाते हैं, रोज मुड़ी पटक कर अगरबत्ती बारते हैं। डीह बाबा, काली माई, पिपरा पर के बरफ बाबा से लेके बौरहवा बाबा मंदिर तक जहां भी जाते हैं हर जगह दिल में तीर बनाकर लिख आते हैं चांदपुर की चंदा। लेकिन ये पिंकी, हमको यह बात समझ में नहीं आता है कि हमारे पूजा पाठ में कौन ऐसा कमी है जो दिल की बजती घंटी तुमको सुनाई नहीं दे रही है। तुमको पता है कि तुम्हारी एक हाँ के चक्कर में आज हम 3 साल से इंटर में फेल हो रहे हैं। साला जितना मेहनत लव लेटर लिखने में किए हैं उतना मेहनत पढ़ाई में कर लिए होते तो अब तक यूपी में लेखपाल होकर खेतों की चकबंदी कर रहे होते। लेकिन क्या करोगी, मोहब्बत में अखियां आन्हर और आदमी बानर हो जाता है ना। हमार भी हाल बानर का हाल हो गया है। जानती हो, रात को जबरदस्ती पढ़ने बैठते हैं तो अड़हुल के फूल जैसी तुम्हारी आंखें याद आती हैं। खाने बैठते हैं तो याद आती है तुम्हारी गुड़ जैसी मिठकी बोली। सोने जाते हैं तो तुम्हारा सुग्गी जैसा चेहरा सोने नहीं देता है। नाव चलाते हैं तो तुम्हारा मखमल जैसा दुपट्टा हाथों को बांध लेता है। मंगर, बूध, बीएफए, सूप तो छोड़ो, अतवारों को मन नहीं लगता है। अब कैसे बताएं कि मन लगाने के लिए अखबार से काट काट कर करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता सबका फोटो कमरे में लगाए हैं, लेकिन तुम्हारा जो फोटुआ दिलवा में सटा है ना,
उसके आगे सब हीरोइन फेल है, सब। ऊपर से मौसी अलग डांट रही है, मनोहर मास्टर अलगे डांट रहे हैं, रकेशवा अलगे चिढ़ाता है। कल तो छत पर गाना बजाने के लिए मौसा इतना पीट दिए कि मन किया मूस मारने वाली दवाई खाकर मर जाएं। लेकिन ये पिंकी बस तुम्हारा सुगनी जैसन चेहरा देखकर इरादा बदल लिए। अच्छा ये सब छोड़ो, पता है कल हम सपना देख रहे थे कि तुम पियर का सूट पहनकर चांदपुर घाट पर नहाने आई हो और हम नाव चला रहे हैं। तुमको देखते ही हमारा दिलवा ललमोहरा की आटा चक्की की तरह दुतुका रहा है। हम झट से अजय देवगन्मा वाला स्टाइल में आंख मार दिए और तुम इस बार हमको देखकर भागी नहीं हो, बल्कि धीरे से आकर नाव में बैठ गई हो। और हम साला इतना खुश हैं कि डीनो मारियो जैसा मुंह बना के राज फिल्म का गाना गा रहे हैं, कितना प्यारा है चेहरा जिस पे हम मरते हैं। तब तक मौसा ने आकर पीछे से एक थप्पड़ लगा दिया। रे पड़ा, उठ जाके गोबर फेंक। एक करेजा। उसी भोर में मोहब्बत का सारा सपना भैंस के गोबर में मिल गया। मन तो किया कि अभी पाड़ा पाड़ी भैंस बेचकर एक उत्तर टोला में घर बनवा लें और छत पर बैठकर दिन रात तुमको टुकुर टुकुर देखें, लेकिन अखियां क्रिया कह रहे हैं कंट्रोल कर लिए। जाने दो, क्या करोगे। मोहब्बत के दुश्मन सिर्फ चांदपुर वाले नहीं हैं, हमारे तुम्हारे घर वाले भी हैं। बस एक बार प्रेम से, बस एक बार हाँ बोल दो कि हमारी अंधरिया जिंदगी में अंजोर हो जाए। कल दिल पर हाथ रख के स्कूल में तुम्हारा वेट करूंगा, जवाब के इंतजार में एक शायरी के साथ। ढिबरी में तेल नहीं झोपड़ी अनहार है, ढिबरी में तेल नहीं झोपड़ी अनहार है। ये पिंकी तेरे प्यार बिना जीना बेकार है, जीना बेकार है। तुम्हारे प्रेम में पागल शशि उर्फ मंटू। तो हमारे नायक मंटू जी ने कुछ इस तरह से मासूमियत से भरा एक पत्र लिखा नायिका को। इस पत्र को पढ़ने के बाद शायद ही कोई नायिका होगी जो इतने मासूम चेहरे को अपने जद में ना लेना चाहे। तो इस तरह से अब कहानी आगे बढ़ती है। तो अब मौसम आता है सरस्वती पूजा का। आमतौर पे यदि हम आज से 15-20 साल पीछे जाएं, तो जब सीडी का ज़माना था, जब यूट्यूब गली गली तक नहीं पहुंचा था, तो बड़े बड़े आयोजन जैसे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा आदि मौक़ों पर गांव के लोग एक जगह बैठते थे और सीडी कैसेट चलाते थे, वीसीडी चलाते थे और टीवी पर एक जगह बैठ के मूवी देखा करते थे। वही प्रसंग इसमें भी उठाया गया है। सरस्वती पूजा का समय है, गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हैं और मूवी चली है सिर्फ तुम। जी हाँ, आरती और दीपक वाली, उनकी प्रेम कहानी वाली। उधर आरती और दीपक के तराने गूंजते हैं तो इधर एक नई प्रेम कहानी पनपती है मंटू और चंदा की, और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। इसके आगे जाएं तो एक और अवान्तर कहानी के रूप में चलती है झंझा बाबा की कहानी उर्फ जंग बहादुर सिंह की कहानी। इनके माध्यम से लेखक ने दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरह से हमारे समाज में माता पिता के प्रति जो नैतिक मूल्य है वो गिरते जा रहे हैं। झंझा बाबा के यूं तो कहने को 3 बेटे हैं, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई आदि बड़े शहरों में रहते हैं, बड़ी नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी जो झंझा बाबा हैं वो गांव में अकेले रहने पे विवश हैं। उनके प्रति उनके बेटों का कोई ध्यान नहीं है। तो इस तरह से कहानी कुछ आगे बढ़ती है। आगे देखा जाए तो इसी बीच शादी होती है गुड़िया की। गुड़िया की शादी में दहेज की मांग की जाती है। कई किल्लतों के बाद गुड़िया की शादी होती है, लेकिन शादी यहीं तक सीमित नहीं रहती। शादी में होता है एक घटना। इधर नई प्रेम कहानी पनपना शुरू हुई थी मंटू और चंदा की, उसी में अचानक लगता है ब्रेक। हुआ यूं कि गुड़िया की शादी में चंदा भी आती है मंटू के घर में, और उसी रात होता यह है कि शादी वाली रात को लड़ाई हो जाती है डब्लू नेता से। और मैनेजर साहब जो हैं, जो आयोजित करवाते हैं परीक्षा में बच्चों को बुला के उनसे पैसे लेते हैं और डिग्री बांटने का काम करते हैं, उनके बेटा और मंटू में और भी कई लोग थे। आपस में इनमें झगड़ा होता है। इसके पश्चात मंटू को गांव छोड़ के भागना पड़ता है। भागना सिर्फ झगड़े के कारण नहीं पड़ता, इसके अलावा भी एक और कारण है, क्योंकि गांव में हल्ला हो जाता है कि मंटू पिंकिया का हाथ पकड़ के कमरे में ले गया था। ये हल्ला हवा की तरफ पूरे गांव में फैल जाती है। उसके पश्चात न तो मंटू मुंह दिखाने के लायक रहता है, न पिंकी, और इस तरह से एक
दोनों के लाइफ में, दोनों के जीवन में, दोनों को प्रेम कहानी में एक ब्रेक लगती है। फिर कहानी किस तरह से आगे बढ़ता है इसको समझते हैं। तो हुआ यूं कि नायक हमारा घर छोड़ के भाग गया है। उसके बाद वो अलग रहने लगता है, गांव से कट जाता है, गांव के लोगों से कट जाता है। पिंकी अलग गांव घर में ताने सुन रही है। पिंकी की जो चाची है उस पे तानों की बरसात कर रही है, लेकिन फिर भी बेचारी पिंकी सब कुछ सहती जा रही है, चंदा सब कुछ सहती जा रही है। इसी तरह आगे कहानी बढ़ता है। अब ये तो लोगों का कहर उनके प्रेम कहानी पे पड़ा। अब आगे प्रकृति भी पीछे नहीं हटती। इसी बीच आ जाती है बरसात की मौसम, और बरसात के मौसम में आता है बाढ़, और बाढ़ में सरयू नदी भर जाती है और पूरा चांदपुर डूब जाता है। फिर चांदपुर में रहने वाले लोग अपने घर को छोड़ के जाने पर विवश हो जाते हैं, और फिर वो चले जाते हैं कुछ महीनों के लिए टेंट तंबू में। वहां पोल खुलता है सरकार का। सरकार के अफसर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, राशन बांटते हैं, अपना खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कहानी और आगे बढ़ती है। इसी बीच इस बाढ़ वाले मौसम में ही पिंकी और मंटू एक बार पुनः मिलते हैं, चंदा पुनः मिलते हैं, और फिर होता है कि फिर उन्हें कोई देख लेता है और कहानियों का सिलसिला यूं ही चलने लगता है। अब मंटू का गिनती तो पहले से ही आवारों में था। अब उसे गांव में और भी लोग ताने देने लगे, लेकिन मेन जो समस्या झेलने को मिला वो पिंकी को, क्योंकि पिंकी को अब चलना दुष्कर हो गया। अब समाज में निकलना उसका दुष्कर हो गया। घर वाले तो उसको ताना दे ही रहे थे, समाज वाले भी उसको ताना देने लगे, और पिंकी को घर से निकलना मुश्किल हो गया। फिर भी पिंकी अत्यंत साहसी कैरेक्टर है। उसने डिसाइड किया कि मैं खुद भी पढ़ूंगी और अन्य बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। लेकिन ज्यों ही उसने ऐसा करना शुरू किया, गांव वाले यहां भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने फिर से उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया और वो काम भी उससे छुड़वा दिया गया। इसके अलावा यदि देखें तो जो गुड़िया थी, गुड़िया के ससुराल वाले शादी के बाद भी उससे दहेज की मांग कर रहे थे, कुछ और चाहते थे उससे, और इसी के कारण उसका विदाई नहीं कर रहे थे। गुड़िया कई दिनों तक अपने परिवार को झेली, अपने ससुराल वाले को झेली, लेकिन अंत में एक दिन आता है जब गुड़िया सुसाइड कर लेती है। मिट्टी का तेल छिड़क कर वो सुसाइड कर लेती है। फिर उसे ले जाया जाता है शहर के अस्पताल, और इधर गुड़िया की जो माँ थी, यानी कि जो मंटू की मौसी थी, ये बात सुनने के बाद, ये हादसा को सुनने के बाद उसकी भी हालत दयनीय हो जाती है और उसे भी ले जाया जाता है शहर की ओर। अब यहाँ एक और पोल खुलता है कि सरकार इतने आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी मेडिकल की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ कि दूर दराज के अभावग्रस्त गांव में वोट लेने के लिए हर सरकार पहुंचती है, लेकिन मेडिकल सुविधा, स्कूल की सुविधा देने कोई नहीं पहुंचती। अगर मेडिकल नज़दीक रहा होता तो शायद जो गुड़िया की माँ है, यानी कि मंटू की जो मौसी है, वो ना मरती, लेकिन चूंकि अस्पताल दूर था इस कारण से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि एक ही घर में दो लाशें चलती हैं, और कुछ इस तरह से कहानी में एक भयंकर मोड़ आता है। चंदा पर तमाम इल्जाम लगने के बाद अब चंदा के जो चाचा चाची हैं किसी तरह से चाहते हैं कि उसे अपने घर से विदा कर दें। चाचा के मन में तो चंदा के प्रति फिर भी संवेदना है, लेकिन चाची के मन में थोड़ी कटुता है। वो चाहती हैं कि चंदा अब किसी तरह से घर से चली जाए। उसे गालियां देती हैं, उसे दुत्कारती हैं, उसे कई तरह की यातनाएं देती हैं। अब चंदा बेचारी के लिए जीना मुहाल हो गया है, क्योंकि जिसे वो प्रेम की वो मिल नहीं रहा है, और जिससे शादी होने वाला है उससे उसको प्रेम नहीं है। चंदा की शादी तय होती है उससे 20 वर्ष अधिक उम्र के एक अधेड़ के साथ, और चंदा अपनी नियति मानकर उससे भी शादी करने के लिए तैयार है। यदि ये बात कहें तो सिर्फ चंदा की कहानी नहीं है। हमारे देश में आज भी कई ऐसी लड़कियां हैं जो पारिवारिक दबाव में, दहेज के कारण, या फिर यूं कह लें अन्य सामाजिक दबाव के कारण अपने उम्र से दुगनी उम्र के लड़के से शादी करने को विवश हैं। इस पे भी हमें सोचने की आवश्यकता है, और जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक समाज नहीं बदलेगा। अब चंदा की शादी हो गई है तय। चंदा की शादी करवा रहे हैं डब्लू नेता, क्योंकि उनको चाहिए वोट। अब डब्लू नेता जो स्वयं खून चूसते हैं लोगों का, आज वो उपकार कर रहे हैं, कई लड़कियों के साथ सामूहिक विवाह करवा रहे हैं।
अब आगे कई प्रसंग आएंगे जो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से एक लड़की के मन में व्यथा है और वो कैसे प्रकट करती है या करना चाहती है। लेकिन फिलहाल बात कुछ यूं होता है कि चंदा इन चीज़ों से ऊब कर अंत में फैसला लेती है कि अब मैं आत्महत्या करूंगी और वो जहर खा लेती है। और इसके पश्चात उसको किसी तरह से उसके दहेज के लिए जो पैसे इकट्ठा किए गए थे उससे उसका इलाज करवाया जाता है और फिर उसको बचाया जाता है। ये बात जब झंझा बाबा को पता चलता है तो उन्होंने फैसला किया कि वो चंदा के मन की बात को सुनेंगे और उसको उसके अनुकूल उसको वर प्रदान करेंगे। होता भी ऐसा ही है। झंझा बाबा चंदा के पास जाते हैं, उसके मन की व्यथा को सुनते हैं और अंततः वो चंदा और मंटू की शादी करवा देते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ एक कहानी खत्म होती है। अंत की कुछ पंक्तियों को यदि मैं पढ़ना चाहूँ तो अंत में लेखक ने लिखा है, चंदा और मंटू जब विदा होके जा रहे होते हैं उस समय मंटू कहता है कि ए पिंकी, आज तो चांद का दाग चांदपुर ने मिटा दिया, आज तो हम लोग पार हो गए। पिंकी गंभीर हो गई। अभी कहाँ पार हुए हैं बबुआ, अभी तो चांदपुर की कई चंदाएं पार खड़ी है, अभी तो कई गुड़िया और पूनम की आंखों को हमारा इंतजार है, अभी तो कई सविता और लीला सशक्त बनकर उनकी आंखों में नए सपने बुने हैं, उनको उनकी मंजिल दिखानी है। अभी तो हमने आधी लड़ाई जीती है, आधी बाकी है। ये सुनते ही मंटू ने पिंकी का हाथ पकड़ लिया। पिंकी नाव से उतर गई। दोनों की आंखें स्नेह की धवल चांदनी में मुस्कुरा उठी। उस मुस्कान में सिर्फ अनुराग नहीं, विश्वास का एक छीनी चादर थी। सिर्फ आकर्षण नहीं था, साहस और समर्पण का एक महीन धागा था। इसी धागे से बनी चादर में दो दिलों की जिजीविषा तरंगित हो रही थी। घाट पर दर्जनों खड़े लोग ने पहली बार देखा कि आज बड़े दिन बाद आसमान में चांद हंस रहा है और जमीन पर चांदपुर की चंदा। और इसी के साथ ये उपन्यास की समाप्ति होती है। इस उपन्यास में और भी कई विविध पहलू हैं जिस पे लेखक ने विस्तृत चर्चा की है। मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें पहली तो है क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ से इस उपन्यास का आरंभ होता है। हमारे देश में आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ शिक्षा के नाम पे सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही हैं। हम लोग यदि कागजी आंकड़े को तैयार करना चाहें तो कागजी आंकड़ों पे हमारा देश कहता है कि कुछ राज्य इतने शिक्षित हैं, इतना शिक्षित है, लेकिन वास्तव धरातल पे देखा जाए तो हमें कितना शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन कहाँ प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। शोध के क्षेत्र में भी देखा जाए तो यूजीसी नेट तमाम तरीकों से बच्चों पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें कहाँ मिल रहा है। शोध के नाम पे खाना पूर्ति कर दिया जाता है, पैसों का आवंटन कर दिया जाता है और फिर काम खत्म। वैसे ही कई राज्यों में कई जगहों पे चोरी करवा के पास करवाया जाता है, बच्चों को डिग्रियां बांटी जाती हैं। तो जब तक ऐसी शिक्षा व्यवस्था रहेगी तब तक हमारा देश का विकास कैसे हो पाएगा। इस पर भी एक पैनी नजर रखी है लेखक ने। इसके अलावा यदि हम देखें तो समाज में सामाजिक मूल्यों का पतन है। आज हम जैसे जैसे आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने सामाजिकता से कटते जा रहे हैं। माता पिता के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, देश के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, इन दायित्वों से हटकर हम एक अलग दुनिया बसाने के दौर में हैं। जैसा कि इस उपन्यास में यदि देखा जाए तो झंझा बाबा का जो कैरेक्टर है वो अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में अपना जीवन खपाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़े पोस्ट पे ले जाते हैं, उनकी शादी विवाह भी धूमधाम से करते हैं और उसके पश्चात होता क्या है, उनको अकेले रहने पे विवश कर दिया जाता है। इसके अलावा हम देखें तो बच्चों के पालन पोषण में परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए साहब, बच्चे हैं तो गलती तो बच्चों से ही होती है। तो यदि किसी बच्चे से गलती हो रही है तो परिवार वाले उस पर कैसे रिएक्ट करें, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि बच्चों के पास दिमाग नहीं होता। जो टीनेजर्स हैं, जो 18, 19, 15, 16 साल के जो बच्चे हैं, उनको उस उम्र में कई गलतियां उनसे होती हैं। यदि उन गलतियों को हम नज़रअंदाज करने के बजाय, उनको समझाने के बजाय उनको लताड़ना शुरू कर दें, उनको गाली देना शुरू कर दें, उन पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें, तो बच्चे कैसे सुधरेंगे। वहीं कुछ हुआ इस कहानी में भी। चंदा और मंटू यंग कैरेक्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। दोनों में एक प्रेम प्रसंग है। चलो, यदि समाज के कुछ लोग इसको गलत मानते हैं तो गलत सही, सही मानते हैं तो सही सही, लेकिन उनके माता पिता को क्या चाहिए था? उनको चाहिए था कि इस मैटर को गहनता से बैठ के समझाएं।
दोनों बच्चों को समझाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पिंकी की जो माँ है, चंदा की जो माँ है, उसको गालियां देती है, उसको भला बुरा कहती। इतना ही नहीं, उसको और भी कई मामलों के लिए उसको घर में सुनाया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को घर में प्रेम नहीं मिलेगा, तो यदि कोई व्यक्ति उसको बाहर वाला के प्रेम देगा, तो प्रेम के भूखे तो सब होते हैं, वो प्रेम के प्रति आकर्षित होगी ही। सिंपल सी बात है। तो यहां डिपेंड करता है कि परिवार के मूल्य कैसे काम करने चाहिए इन सब मामलों में। कुछ उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसकी पंक्तियां हैं जो आखिर में झंझा बाबा के संवाद के साथ आता है कि आज हमारे घर में जो बेटियां हैं, अपने जो मन की बात है वो अपने पिता के पास, अपने चाचा के पास, अपने बड़े भाई के पास रखने में संकोच करती है। शायद वो पिता, वो भाई, वो चाचा उसकी बातों को सुन लें तो आज ये लड़कियां आत्महत्या ना करें। तो संवाद को मैं पढ़ता हूं। पिंकी जब झंझा बाबा पिंकी से उसके मन की बात को कहने के लिए कहते हैं, तो पिंकी कहती है कि बाबा, चांदपुर में किस बेटी की औकात है कि अपने बाप के सामने बैठ जाए? इतनी हिम्मत किस बेटी में आ जाती है? और इतना सा ज्ञान कि बाप को हो जाता है, इतना ज्ञान बाप को हो जाता तो किसी लड़की को घर से भागना ना पड़ता। यानी कि यदि बाप को अपनी बेटी को सामने बिठा के उसकी कमियां उससे पूछने लगे, उससे जो फॉल्ट हुई है, उससे जो मिस्टेक हुई है उसको पूछने लगे, तो शायद कोई बेटी को आत्महत्या करने की जरूरत ना पड़े। इसी में और पंक्तियां आती हैं कि आप तो जानते हैं कि दहेज देने से लड़की ससुराल में खुश रहती, तो शहर के अखबार लड़कियों की आत्महत्याओं से भरे नहीं होते। यदि दहेज देने मात्र से लड़कियां खुश रहने लगती, तो शहर में आत्महत्या जो अखबारों में छपती है आए दिन की आत्महत्या लड़कियां कर रही हैं, वो क्यों होती? आज 151 लड़कियों की शादी करवाने वाले नेताजी से आपने पूछा नहीं कि शादी में जितना खर्च कर रहे हैं, इसके आधे पैसे में चांदपुर की लड़कियां जीवन भर पढ़ सकती हैं, इनको पढ़ने क्यों नहीं देते? शादी कर देने भर से खुश हो पाएंगी कि नहीं, इसकी गारंटी तो नहीं, लेकिन हाथ में कोई हुनर, पढ़ाई लिखाई रहेगा तो शादी के बाद भी पूरे परिवार को ठीक से रख सकेगी। बिल्कुल सही बात है। यदि हम अपने लड़कियों को हुनर सिखाएं, उनको टेक्निकल नॉलेज दें, तो शादी के बाद भी अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने साथ अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन नहीं, हम दहेज जैसे विभीषिका को झेल रहे हैं, जैसे कुप्रथा को झेल रहे हैं। इतना कहकर पिंकी सिसकने लगी, उसकी सांस भारी होने लगी। आंसुओं को संभालकर उसने फिर आगे कहा, आजकल रोज कुछ लड़के पुल पर बैठकर गांव भर की लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते हैं। उनसे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा कि काहो बेटा, दारू क्यों पी रहे हो, गुटखा कहां से खा रहे हो, बेटा इतने पैसे की फीस में तो तेरी बहन पढ़ लेगी, बेटा घर से निकलो तो दुपट्टा लेकर चलो वरना तुमको सब छेड़ देंगे। बेटा तुम्हारे ही डर से कई माँ बाप घर से लड़की को पढ़ने भेजने में डरते हैं, लेकिन उनसे तो कोई नहीं कहता, उल्टे हमें फटकार मिलती है। आज तक दुपट्टा से सीना ढकने के लिए लड़कियों को जितनी फटकारें दी गई है, उसका आधा भी गार्जियन लड़कों को फटकार दिए होते तो रास्ते में छेड़छाड़ की घटनाएं अपने आप कम हो जाती, और फिर ना किसी गार्जियन को डरने की जरूरत होती और ना ही किसी लड़की को। बिल्कुल यथार्थ लिखा है अतुल कुमार राय जी ने इस उपन्यास में। तो इन माध्यमों से हमें एक उपदेश दिया गया है, एक संदेश दिया गया है कि हम अपने घर की लड़कियों को, हमारे देश की जो आधी आबादी है, उसको किस तरह से रख रहे हैं और उसको किस तरह से रखना चाहिए। हमें एक उपन्यासकार का काम क्या होता है, एक साहित्यकार का काम क्या होता है? समाज में जो बुराइयां हैं उनको यथार्थ रूप से, स्पष्ट रूप से रखने की और उस पर प्रकाश डालने की, ताकि जिन लोगों की आंखें बंद हो गई है, जिनकी आंखें चकाचौंध हो गई हैं, वो आंखें खोलें और इन समस्याओं। इस उपन्यास में यदि हम देखें तो दहेज की समस्या को भी प्रखर रूप से उठाया गया है, उस पर प्रकाश डाला गया है। इस उपन्यास में यूं तो देखें तो गुड़िया दहेज के कारण ही सुसाइड कर लेती है, चंदा भी दहेज के कारण ही अपने उम्र से 20 वर्ष अधिक उम्र के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दहेज की समस्या मात्र गुड़िया और चंदा की नहीं है। हमारे समाज में गुड़िया और चंदा की तरह और कई लड़कियां हैं जो इस दहेज की विभीषिका से जूझ रही है। उस पर भी लेखक ने एक पैनी नज़र डाली है। इसके अलावा यदि इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें 90s के जो सॉन्ग हैं वो काफ़ी आपको सुनने को मिलेंगे। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, और भी कई गाने हैं। सिर्फ तुम मूवी तो जैसे लगेगा आपके आंखों के सामने चल रही हो। एक एक प्रसंग को लेखक ने ऐसे लिखा है जैसे लगेगा कि आपने सामने मूवी, आप खुद उस मूवी को देख रहे हैं सामने बैठ के। इसके साथ ही जो यूपी बिहार के जो प्रचलन में जो कोई लोकगीत गाए जाते हैं उसको भी काफ़ी उम्दे तरीके से लेखक ने रखा है, काफ़ी देहाती पना से इसको सामने रखा है। जैसे गांव के सुखरिया के रहे उसाली, देखे में भोला बकी बड़का खिलाड़ी, आगे ऐसन लगा के गई, आइल हितई में वो 4 दिन खातिर बकी हल्फा मचा के गई।
ये वाला सॉन्ग, उसके अलावा भी और कई शादी का सॉन्ग जो कि चंदा के माध्यम से गवाया जाता है। तो वो सब लेखक ने बड़े उम्दे तरीके से अपने संगीत शास्त्र का परिचय देते हुए, अपने संगीत का परिचय देते हुए उन्होंने इन गानों को रखा है। इस प्रकार से सरकार का पोल खोलते हुए, राजनीति की पोल खोलते हुए और कई मुद्दों पे चर्चा करते हुए लेखक ने, इस उपन्यासकार ने एक वृहत माइंडसेट के साथ इस उपन्यास को लिखा है और कई मुद्दों पे चर्चा की है। इस उपन्यास को पढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यदि आप समाज में जुड़े उन बुराइयों को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा देहातीपना को यदि आप फील करना चाहते हैं, वो भी इसमें मिलेगा। इसमें प्रेम का पुट तो है ही, क्योंकि इसका शीर्षक ही है चांदपुर की चंदा, तो एक लव स्टोरी के रूप में है। लेकिन यदि महज इसको लव स्टोरी समझा जाए तो हमारी मूर्खता होगी। लव स्टोरी के साथ साथ अन्य कहानियां भी घूमती हैं, सामाजिक बुराइयां, समाज में क्या है, कैसे है, सब कुछ पे विशेष रूप से चर्चा किया जाता है। तो एक समग्र उपन्यास के रूप में यदि आप पढ़ना चाहें तो ये उपन्यास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और अतुल कुमार राय जी ने इसको बेहतरीन तरीके से लिखा है। तो मैं अंत में महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियों के साथ अपने इस वक्तव्य को, इस रिव्यू को समाप्त करना चाहूँगा। हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस उपन्यास में जो संवाद है वो पात्रों को अनुकूल रखा गया है। यदि आप मंटू के पत्र को पढ़ेंगे, जो कि उतना शिक्षित कैरेक्टर नहीं है, उस अनुसार से लेखक ने उसको लिखा है, और वहीं आप चंदा के पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें महादेवी की कविताएं सुनाई देंगी आपको। तो महादेवी की कविता के साथ ही मैं समाप्त करना चाहूँगा कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।